नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है HAP वर्ल्ड। और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं एक बार फिर से अपना एक नया टॉपिक लेकर के जिसका नाम है होम्योस्टैसिस। जी हाँ मेरे दोस्तों, होम्योस्टैसिस ये एक एनाटॉमिकल टर्म है जो कि ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू लेटर्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, जिसमें पहला वर्ड होता है, इसी का अगर हम पार्ट करें तो इसी वर्ड के दैट इज होम्यो एंड द सेकंड वन इज स्टेटिस। होम्यो एंड द सेकंड वन इज स्टेसिस। द होम्यो मीन्स सेम और सेमनेस, सेम और सेमनेस, while the status means standing and standing still, standing and standing stills. Hence, we can define that the homeostasis is an condition of equilibrium. It may be defined as a condition of equilibrium, condition of equilibrium in the body's internal environment, in body's internal environment despite changes in the external. जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आना, उसमें किसी भी तरीके के परिवर्तन का विरोध करना और उसको पूरी तरीके से सेम मेंटेन करना। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल और सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा वो होगा हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर से। हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रेशर होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज़ 120/80 mmHg। In any climatic conditions externally or in any condition, the blood pressure remain same or approximately same. And the another example may be the body temperature, that is 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कभी कभी टेम्परेचर कम भी होता है, कभी कभी बढ़ता है, बट जो बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट रिमेन सेम एज इट इज़, राइट? Yes, this equilibrium condition is called as the homeostasis of the body. Right? Right. Next, we are moving towards the homeostatic control. जो बॉडी है वो हमारी होम्योस्टैटिस को कंट्रोल करने के लिए, जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल करने के लिए कुछ पाथवेज यूज़ करती है। और इन पाथवेज की हेल्प से जो भी सिग्नल्स हैं उनका इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, जिस वजह से जो बॉडी का होम्योस्टैसिस है वो मेंटेन रहता है। इसमें बेसिकली दो तरीके के पाथवेज यूज़ होते हैं। पहला पाथवे जो होता है दैट इज़ एफरेंट पाथवे, और जो दूसरा पाथवे होता है दैट इज इफरेंट पाथवे। जी, मैं आप लोगों को समझाता हूं कि एफरेंट और इफरेंट पाथवेज क्या होते हैं। एफरेंट पाथवे वो पाथवे होता है जिसमें कोई भी स्टिमुलस या फिर कोई भी नर्व इंपल्स बॉडी के किसी भी ऑर्गन से, अदर ऑर्गन से सीएनएस की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है। जी बिल्कुल, ये जो फर्स्ट वन है ये होता है इट कैरीज द नर्व इंपल्स या कैरी द नर्व इंपल्स to the CNS. CNS means central nervous system, and efferent pathway is it carry the impulse or the nerve impulse to from CNS. Is it clear? Yes. Then I would like to move towards the components of the feedback system. There are three types of the components of the feedback system or the homeostasis.
कंपोनेंट्स ऑफ homeostasis. Three basic components are there. फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है दैट इज रिसेप्टर. सेकेंड कंपोनेंट इज कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर में हम ब्रेन हम कंप्लीट ले सकते हैं. इसके अलावा हम इसके दो पार्ट्स जो कि CNS और ANS, इनको भी इंडिविजुअली नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि CNS और ANS दोनों का ही रोल रहता है होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने में. और थर्ड वन इज इफेक्टर. ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे होम्योस्टेसिस के. आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन. मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं ये एक बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. होम्योस्टेसिस ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला होता है होम्यो. होम्यो का मतलब होता है सेम या फिर एक जैसा. और दूसरा वर्ड होता है स्टैटिस. स्टैटिस का मतलब होता है स्टैंडिंग या फिर एक समान रहने वाला हर समय. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि होम्योस्टेसिस जो होती है उसकी परिभाषा ये होती है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें बॉडी का या फिर शरीर का आंतरिक वातावरण एक जैसा रहता है, उसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं. इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. जो दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं वो एक होता है हमारा ब्लड प्रेशर का और दूसरा हो सकता है बॉडी टेम्परेचर का. ठीक है, इन एनी कंडीशन, इन एनी क्लाइमेटिक कंडीशंस, बॉडी का टेम्परेचर मेजरली 120/80 mmHg तक ही रहता है, या फिर थोड़ा बहुत घटना बढ़ना इसमें चलता रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में रहता है. तो ये एक एग्जांपल हो सकता है कि हमारा होम्योस्टेसिस मैनेजमेंट का. देन दूसरा एग्जांपल होता है, ये सबसे आसान एग्जांपल है, जो कि बॉडी टेम्परेचर है. बॉडी टेम्परेचर जो है वो किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, लेकिन बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर होता है दैट इज 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट. राइट. अब होम्योस्टैटिक कंट्रोल जो होता है, हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके के पाथवेज को इस्तेमाल करती है. जो पाथवेज इस्तेमाल होते हैं वो एक होता है एफरेंट पाथवे और दूसरा होता है इफरेंट पाथवे. एफरेंट पाथवे में बॉडी का जो नर्व इम्पल्स होती है वो बॉडी के अदर ऑर्गन्स से CNS की तरफ ट्रेवल करती है, जबकि इफरेंट पाथवे में जो नर्व इम्पल्स होती है वो CNS से बॉडी के अदर ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करी जाती है. इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि हमारे होम्योस्टेसिस में तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस को या फिर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. पहला जो होता है दैट इज़ रिसेप्टर. रिसेप्टर का काम होता है कि ये जो चेंजेस होते हैं उनको मॉनिटर करता है और इवेल्युएट करता है. इवेल्युएट करने के बाद में ये एक इम्पल्स को या फिर एक इनपुट को कंट्रोल सेंटर यानी कि CNS में या फिर ANS में पहुंचाता है. इसके बाद में जो कंट्रोल सेंटर होता है यानी कि ब्रेन या फिर CNS और ANS, इसका जो काम होता है कि ये जो इनपुट आता है रिसेप्टर से उसको रिसीव करता है. रिसीव करने के बाद में जो रेंज होती है नॉर्मल रेंज, जैसे कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है 120/80 mmHg, ये उस रेंज को सेट करेगा. सेट करने के बाद में जो इम्पल्स होगी उसको एक आउटपुट के फॉर्म में इफेक्टर तक पहुंचाने का काम करेगा. इफेक्टर का काम ये होता है कि जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी एक इनपुट उसके पास में आया है, उसको इवेल्युएट करके नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करना. तो इसी तरीके से होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है. अब इसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ. हमारे बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो होम्योस्टेसिस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि सबसे पहला जो सिस्टम है, हम लोग आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसको हम लोग श्वसन तंत्र भी कहते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड है. ब्लड के बाद में किडनी है. ये जो होती हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ये हेल्प करती हैं, हेल्प्स इन मेंटेनिंग
The ECF apostrophe S, ECF's pH to 7.4. The 7.4 pH is a neutral pH. इसके कम होने पर एसिडिक pH हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा pH हो जाता है तो वो एल्कलाइन हो जाएगा, मींस बेसिक हो जाएगा। इसलिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड है और किडनी है, ये बॉडी के अंदर जो pH है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा जो दूसरा ऑर्गन है, एक मेन ऑर्गन है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है वो रेगुलेट करेगा द ब्लड शुगर लेवल by releasing insulin और ग्लूकागॉन। थर्ड वन जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा होम्योस्टैटिस के मेंटेनेंस में, वो होगा स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल मसल्स। ये हेल्प करती हैं इन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देन इसके बाद में एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करता है टू द ब्लड सेल्स और द बॉडी सेल्स एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, दैट इज जो किडनीज होती हैं, किडनीज हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे कि यूरिक एसिड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उन सभी चीज़ों को बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किडनीज रिमूव द वेस्ट, देन एक बार फिर से आपको एक नया मैं आपको बताना जा रहा हूँ एग्जांपल, दैट इज हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से कंटिन्यूअसली सिंथेसिस्ड होते रहते हैं। द हार्मोन्स आर टू बी synthesized and released from endocrine glands in required quantity.
Then next is kidney, skin, GIT or gastrointestinal tract, and salivary glands. They regulates the water and the electrolyte balance. Regulates the water and electrolyte balance. And the last example will be the central nervous system and autonomic nervous system. They monitor and evaluate the homeostatic changes and provide the command for fixing it. That's it with this video. Please do like, subscribe and share the video if you are finding my videos clarifying your doubts, and for any special requirement you may comment, and I will make that video for you especially. And drop your questions and the queries in the comment box also. I will answer these queries as soon as possible. And in the next video we will going to discuss about the maintenance of the homeostasis by the feedback systems. Number first, the negative feedback system, and number second, the positive feedback system. Thank you very much. Keep watching.